नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार और ये मोदी की नई टीम 2.0 जिसे हम कह रहे हैं, और इसमें हर तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है और हर तरह से जातीय और चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश। और जो बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है, कैबिनेट की बैठक में सभी नए मंत्रियों को बुलाया गया है। कल शाम 5 बजे पीएम आवास पर यह बैठक होगी। आज सभी जो संभावितों की जो लिस्ट थी, जो भावी मंत्री जिन्हें कहा जा रहा था, पहले उन्हें आज उनसे चर्चा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब इन सभी नए नवेले मंत्रियों को बुलाया गया है प्रधानमंत्री आवास पर। कल कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, शाम 5 बजे ये बैठक होने वाली है। काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो भरोसा है उसको पूरा करने का। सर, महकमे के बारे में कोई जानकारी? सर, दिस इज द यंगेस्ट कैबिनेट व्हिच इज फॉर्म्ड, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? अच्छा है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं फिर से। मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी, इतना इजी नहीं था, तो ये हार्ड वर्क, ये परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि वो काम आया? जहाँ भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहाँ भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। सर, कई बड़े नामों को मोदी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? उसके लिए मैं कैसे, क्या परफॉर्मेंस एक वजह है? मुझे जो सेवा करने का मौका मिला। सर, क्या क्योंकि आपका एलिवेशन हुआ है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा अरुणाचल प्रदेश में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में? मुझे काम करना है क्योंकि मुझे सेवा करने का मौका दिया है। सर, आपने काम किया अपने मंत्रालय के लिए काफी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आज भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सिर्फ खिलाड़ी बतौर या खेल तक ही सीमित रह गए हैं। एज अ वे ऑफ लाइफ या कल्चर, एज अ कल्चर वो वहाँ तक नहीं जा पाए। अभी स्पोर्ट्स का पूरा माहौल देश में बदल गया है। अब वो खेलोगे, कूदोगे, बनोगे, खराब बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक खेल का माहौल को देश में एक नया जोश भरा है, नया दिशा दिया है। इसलिए ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी सब तैयारी करके अभी जाने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि क्या परफॉर्मेंस एक वजह बना है? कई बड़े नाम क्योंकि सरप्राइज रहा जो ड्रॉप हुए। वो मेरे ओलंपिक्स अब कुछ दिन दूर है सर। ऑफिशियल डेलीगेशन आपने पहले भी कहा था कि नहीं जाएंगे, बट क्या आप जाएंगे सर? नहीं, मैं तो देखो, ओपनिंग सेरेमनी जो होता है वो सरकारी इवेंट होता है, वो डेलीगेशन इवेंट होता है, और विलेज का जो इवेंट होता है वो अलग होता है जी। जो ओपनिंग तो किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि सेवा का मौका मिला है, हमें काम करना है, लेकिन जो और सवाल उनसे पूछे गए कि और मंत्रियों की कई छुट्टी कर दी गई, उस पर वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। और जो जानकारी हमने आपको दी कि कल शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। रविंद्र हमारे साथ है। रविंद्र, पूरी तरह से एक्शन मोड में नई टीम का गठन और कल ही कैबिनेट की बैठक। मीमांसा, अभी तक जो जानकारी है कि कल प्रधानमंत्री आवास पर 5 बजे से 7 बजे के बीच में जो कैबिनेट है, जो मंत्री शपथ लिए हैं, इनके साथ साथ हालांकि जो मौजूदा मंत्री है उनको ही बुलाया गया है या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिन्होंने 43 लोगों ने शपथ ली है इनको चाय पर बुलाया गया है। कल प्रधानमंत्री आवास पर कोई कैबिनेट की बैठक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री इनफॉर्मल तरीके से उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि आपने देखा कि आज भी शपथ ग्रहण में जाने से पहले प्रधानमंत्री ने अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा के सामने उनसे बातचीत की, लेकिन अब उन लोगों ने शपथ ले ली है। कई जो एमओएस थे या एमओएस इंडिपेंडेंट थे उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और कई मंत्री हैं जो पहली बार, कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं अब औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री कल उनसे बातचीत करेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है, और उन सब से बातचीत करने के बाद सरकार के विजन जो आज भी उन्होंने दोहराया होगा वही बात को और भी अच्छे तरीके से उनको बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर पॉलिटिकल तरीके से जो काम करना है राज्यों में, जिन जिन राज्यों से वो आए हैं जहां पर बीजेपी को फ़ायदा हो सके, सरकार की जो योजना है वो बेहतर तरीके से जनता के बीच में जा सके। इन सभी बातों का कहीं ना कहीं कल चर्चा प्रधानमंत्री अपने सभी नए मंत्रियों के साथ करेंगे। कैबिनेट की बैठक नहीं है ये, लेकिन अनौपचारिक तौर पर सभी मंत्रियों के साथ वो
चाय पर चर्चा करेंगे कल 5 बजे से। चलिए, चाय पर चर्चा होगी और जो सभी है। अभी नए मंत्री आए हैं मंत्रिमंडल में, उनसे ये संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिसमें जाहिर तौर पर वो जब भी संबोधन करते हैं तो उसमें आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है, उसका भी वो जरूर खुलासा करते हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, कुल मिलाकर अगर ये कहा जा रहा था कि ये तो कैबिनेट एक्सपेंशन है, लेकिन विस्तार से ज्यादा ये एक बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल, जितने हैवी वेट्स, इतने भारी भरकम मंत्रालय वाले मंत्री, उनकी छुट्टी हो जाना, उसके बाद जो हमें दिखाई दे रहा है जो समीकरण है, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण हो, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये तैयारी जो दरअसल है ये दूरगामी नजर आती है। नजर 2024 पर। बिल्कुल मीमांसा, आप इस विस्तार को इस तरह से भी देख सकती हैं, जिस तरह से बैलेंस बनाया गया है तमाम राज्यों में, जिस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिस तरह से कास्ट कॉम्बिनेशन रखा गया है, तो एक बैलेंस दिख रहा है। इसको आप 2024 की तैयारी के रूप में भी देख सकती हैं और साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस लिहाज से भी तैयारी देख सकती हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पशुपति कुमार पारस के घर पर मौजूद हूं, जहां बड़ी संख्या में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जमा हो गए हैं। हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले ढोल बज रहे थे, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ढोल नगाड़े आए हुए हैं यहाँ पर, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। तैयारी में स्वागत जी, तैयारी है स्वागत की। देखिए, पूरे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि पिछले विधानसभा के समय जिस ढंग से हमारे साथ 2 घटना घटा, एक तो हमारे नेता दिवंगत हो गए, दूसरा जो हुआ कि हम एनडीए से बाहर उस समय चिराग पासवान तथाकथित मोनोपोली चला करके हो गए। आज पुनः हम लोग एनडीए में आ गए विधिवत ढंग से, और हमारे दल के जो सबसे वरिष्ठ नेता थे, जिनको रामविलास पासवान जी ने जब विधानसभा में विधायक थे, तो देखिए इनके नेता पहुंचने वाले हैं, लिहाजा पशुपति कुमार पारस पहुंचने वाले हैं, लिहाजा ढोल भी बजने लगे हैं और ये लोग तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो दरवाजे पर जमा हो गए हैं। तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, किस तरह से पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर देखिए मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। क्या पहुँच रहे हैं आप? पहुँच रहे हैं? ढोल नगाड़े हो रहे हैं, स्वागत की तैयारी यहां पर हो रही है और पशुपति पारस के लिए जरूर ये खुशी का मौका है। लेकिन जो चाचा भतीजे की हमने लड़ाई देखी, चिराग पासवान भी जरूर ये जश्न की तस्वीरें देख रहे होंगे और वो अदालत भी पहुंच गए हैं, अर्जी भी उन्होंने दाखिल कर दी है। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है तो फिर वो कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। हमारे साथ बहुत से वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो नई टीम का गठन हुआ है, टीम मोदी 2.0, ये किस लिहाज से अब आने वाले चुनावों पर 2024 के लिए कैसे तैयारी की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है, रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े ही हुए हैं। परिचय मैं आपसे करा दूं, हमारे साथ आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं आज की चर्चा में, शंभुनाथ जी हमारे साथ हैं, सुधीर मिश्रा जुड़े हुए हैं और रॉय तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन उससे पहले विशाल पांडे, जो सबसे ज्यादा तवज्जो अगर कहा जाए इस कैबिनेट विस्तार में, जो फोकस रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 7 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं और यहां पर क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है और साथ ही साथ जातियों का भी, कास्ट इक्वेशंस का भी। बिल्कुल मीमांसा, और इसका सबसे बड़ा कारण है 2022 का विधानसभा चुनाव, जो कि 6 महीने बाद 22 की शुरुआत में ही होगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो इस वक्त चैलेंज एक बीजेपी के सामने आया था, वो जातियों का चैलेंज आया था। एक तरफ निषाद पार्टी उनको आंख दिखा रही थी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजभर वोट को लेकर उनको आंखें दिखा रही थी, हल्के मन से कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी नाराज थी कि पिछली सरकार में वो मंत्री थी और इस सरकार में अब तक मंत्री नहीं बनी थी। इन सब को देखते हुए और 22 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, 7 नए मंत्री बनाए, जिसमें 3 ओबीसी,
3 SC और 1 ब्राह्मण। इसके अलावा 8 मंत्री पहले से ही यूपी के कोटे से केंद्र में हैं। यानी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से 15 मंत्री टोटल हैं केंद्र सरकार में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी से ही आते हैं, बनारस से सांसद हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो ओबीसी वोट बैंक रहा है। ओबीसी में कुर्मी वोट को देखते हुए 2 मंत्री बनाए गए हैं, एक अपना दल की तरफ से और एक बीजेपी की तरफ से। अनुप्रिया पटेल का प्रभाव वाराणसी और उसके आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा रहता है। बुंदेलखंड का जो इलाका सटा हुआ है प्रयागराज और मिर्जापुर से, उसमें उनका प्रभाव अच्छा रहता है। पंकज चौधरी जो दूसरे कुर्मी नेता मंत्री बनाए गए हैं इस कैबिनेट में, उनका प्रभाव पूर्वांचल में गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, इन सब इलाकों में उनका प्रभाव रहता है और बीजेपी के बड़े पुराने नेता रहे हैं। इसके अलावा BL वर्मा, जिन्हें एक नए चेहरे के तौर पर पेश कर रहे हैं लोधी वोट बैंक को लेकर, जिसकी संख्या मध्य यूपी में ठीक ठाक है, क्योंकि कल्याण सिंह के बाद से इस वोट बैंक का नेता बनाना बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा SC वोट, 3 बड़े SC नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कौशल किशोर को मध्य यूपी और अवध क्षेत्र के लिए, इसके अलावा SP सिंह बघेल आगरा जो यादव बेल्ट आता है, जो कि अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है, और एक वक्त था जब SP सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात रहते थे, उनके बेहद करीबी माने जाते थे। उन्हें अमित शाह उत्तर प्रदेश में भाजपा में लेकर आए और आज उन्हें केंद्र सरकार में वो मंत्री बना रहे हैं। तो उनके जरिए पाल, धनगर, ये जो बघेल जातियां हैं, इनका वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड से मंत्री बनाने की मांग बड़ी पुरानी थी और भानु प्रताप वर्मा जो कि कोरी समाज से आते हैं, SC कोटे से ही, उनको मंत्री बनाया गया है। 5 बार के सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। तो पूरा एक अनुभव का मिश्रण आपको इसमें दिखेगा। जातियां एक सबसे बड़ी मजबूरी है उत्तर प्रदेश के राजनीति की, उसके बिना राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में नहीं बन सकते हैं। विकास के चाहे जितने काम हो जाएं, मुद्दे चाहे जितने आ जाएं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जातियों को इग्नोर नहीं कर सकती है। इसीलिए ये जो नया मंत्रिमंडल बना है उत्तर प्रदेश से, जातिगत समीकरण को विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है ताकि 2022 के चुनावों में फायदा मिल सके। यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है मीमांसा, निषाद पार्टी की तरफ से किसी को जगह नहीं मिली। जी, जो जातीय समीकरण है वो हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे और इसी का ध्यान इस कैबिनेट विस्तार में रखा गया है। आलोक मेहता जी, अब ये अनुप्रिया पटेल भी काफी नाराज थी और अब इनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ये और इक्वेशंस की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन क्या ये मजबूरी हो गया था कि अब जो सहयोगी पार्टी है उनको साथ लेकर चल? और गौरव का विषय होता है केंद्र के सरकार है उसमें मंत्री बने, और स्वाभाविक है केंद्रीय मंत्री की जिम्मेवारी होती है। और मैंने तो आज तक जितनी भी जिम्मेवारियां मिली है सबको बखूबी निभाया है, इसको भी निभाई। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने सर? हाँ, सवेरे से आप पूछ लो, सुन लो जरा। ऐसा है, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? ललन बाबू हम लोग साथ हैं, सब लोग मजबूती से रहेंगे और आप चिंता मत करें, अभी बहुत समय पूछो ना। एक सवाल है, 2019 में आपने सांकेतिक भागीदारी को इनकार किया था, ताकि 2 साल बाद एक ही कैबिनेट, ताकि अंतर क्या रहा? अच्छा सुनिए, अच्छा सुन लीजिए। अरे पहले सुन तो लो यार। जी, आपका सवाल आ गया, जवाब देना। देखिए, आपका कहना यह है कि 2019 में आप क्यों नहीं आए, आप 2021 में कहे आ रहे हैं। देखिए, एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, आप जानते हैं 4 दलों की सरकार है हमारी, और केंद्र में देखिए क्या है अभी कि यहाँ पर भी हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं। आरपीसीपी सिंह को सुन रहे थे, उनसे पूछा गया ललन सिंह के बारे में, उस पर तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और पशुपति पारस को आप देख रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, और इस बात से चिराग पासवान काफी नाराज हैं। नाराज और भी कुछ चेहरे हो सकते हैं बिहार में, क्योंकि ललन सिंह का नाम भी लिया जा रहा था कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी, लेकिन उनको नहीं मिल पाई। और इस पर मैं कॉमेंट ले लेती हूँ। आलोक मेहता जी, ये बिहार की बात करें उससे पहले चूंकि विशाल से बात कर रहे थे और यूपी की बात हो रही थी, मेरा आपसे सवाल ये था कि अनुप्रिया पटेल को साथ लेना क्या ये मजबूरी हो गया था इस बार बीजेपी के लिए? देखिए मीमांसा जी, जो कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, कितने लोगों को सहयोगी दल एक बड़ी चुनौती, देखिए उनको जरूरत है, ये बहुमत तो भाजपा का अपना है, लेकिन केवल मजबूरी इसलिए नहीं कहेंगे कि वो पहले भी वो मंत्री रही हैं और उस क्षेत्र का वाराणसी से लगा हुआ है,
2024 के चुनाव में भी यदि ऐसे जाति का समीकरण तो अपनी जगह है, जो आपके संवाददाता कह रहे थे। देखिए, जाति के बाद भी क्या मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की पार्टी में जातियों के आधार पर नहीं लोग खड़े किए गए थे? क्या मायावती दलित के लोग खड़े करके नहीं जीतने कोशिश करती है? तो जाति अकेला आधार नहीं है। ये ठीक है कि अपने क्षेत्र से जो सांसद अच्छे चुन करके आते हैं और अपना दल, आपने चूंकि शुरुआत इससे की, तो अपना दल हो या लोक जनशक्ति पार्टी हो, उनको भी देखिए ये नहीं लगना चाहिए कि हम तो किसी पार्टी को सबको खत्म कर रहे हैं। एक ये धारणा भी हमेशा लोग भाजपा के भारी बहुमत के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि लोग समझते हैं कि दूसरी पार्टियों को नहीं रहने देंगे, ये संकेत भी है। आप इसको प्रतीकात्मक चाहे कह सकती हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि सभी समुदायों का, और ऐसा नहीं क्या ब्राह्मण या राजपूत या भूमिहार नहीं है क्या। हम कई लोग अभी पिछले उसमें भी हम बात कर रहे थे कि केवल ओबीसी का मंत्रिमंडल, ये कहने से आप उस वर्ग को भी, क्या व्यापारी वर्ग, क्या ब्राह्मण, क्या दूसरी जाति, जो लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, इस मंत्रिमंडल में उनको भी, और मैं बिहार का भी जोड़ ही देता हूं। देखिए, जेडीयू के क्या इस समय राज्यसभा के उपसभापति किस पार्टी से आए हैं? मैंने वो पत्रकार भी रहे, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं, जेडीयू के साथ संबंध रहे, बड़ी उन्होंने भी दबाव बनाया कि ज़्यादा 4 मंत्री रखिए, तो राज्य मंत्री बनाए गए। और विथ ऑल रेस्पेक्ट, लल्लन सिंह जी को लेकर वो नीतीश जी के बड़े राइट हैंड आदमी हैं और सांसद भी हैं, लेकिन उनके लेकर के कई विवाद है। बनने के बाद यदि विवाद पैदा होता तो फिर छवि का संकट, बिहार में जहां बहुमत बड़ा संकट में है, दोनों पार्टी मिलकर चला रही हैं, एक बड़ा चुनौती है वहां आरजेडी की। ऐसी स्थिति में नीतीश जी के सबसे नज़दीकी होते हुए पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर उनको बना दिया गया, सिंह को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि जाति समीकरण और दूसरे जो घटक हैं, जो एनडीए के घटक माने जाते हैं जी, उनको, और अकाली दल तक के लिए जगह भी रखी गई है, शिवसेना के लिए जगह रखी गई। चाहते हो तो आ जाओ, अभी भी गठबंधन बाद में कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं, 2024 के लिए कर सकते हैं, इस विधानसभा चुनाव के बाद। महाराष्ट्र का तो अभी डगमग चल ही रहा है सरकार का, उद्धव ठाकरे बात करके गए हैं, तो अनुप्रिया पटेल अकेले नहीं है, सबके लिए संकेत है कि बीजेपी भारी बहुमत के बाद भी छोटे दलों के साथ उनको अपने राज्य में जिंदा रखने के लिए, उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए तयार है। केंद्रीय मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे, नगरसेवक ते केंद्रातले कॅबिनेट मंत्री, हा प्रवास आजच्या भावना काय होत्या? एवढ्या वर्षाचा प्रवास 2 वाक्यात सांगणं शक्य नाहीये। आज सांगताना आनंद वाटतोय। प्रथम मी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नगर सेवक झालो 1985। तो नारायण राणे, जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है, कोंकण के बहुत बड़ा चेहरा उन्हें माना जाता है। और देखिए, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी को संभावना नजर आती है, और यहाँ पर ये एक तरह से शिवसेना के लिए भी संदेश है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब, जब आपको वोट पड़ती है ना, तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ती। दिल्ली की जिम्मेदारी तो रॉय तपन भारती जी, अब ये इस पे एक कमेंट मैं चाहूंगी आपका। नारायण राणे, देखिए एक वक्त वो भी था, एक दौर वो भी था जब पहले वो शिवसेना में रहे, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी उन पर पूरा जोरदार प्रहार करती थी, और आज सबसे फ्रंट लाइनर अगर हम कहें तो नारायण राणे नजर आ रहे हैं। देखिए, नारायण राणे एक प्रशासन के सुलझे हुए मंत्री रहे हैं। मैंने उनको उस समय महाराष्ट्र में राजस्व मंत्री के रूप में देखा है काम, और कोई विशेष उन पर कोई आरोप नहीं लगे। वो शिवसेना की कमियों को जानते हैं, क्योंकि शिवसेना में काफ़ी वर्षों तक रहे। इसलिए बीजेपी को ज़रूरत है कि स्ट्रांग वहाँ होल्ड हमारा बने, जिससे कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने को मजबूत, क्योंकि यूपी के बाद जो मैंने महसूस किया है मंत्रिमंडल विस्तार में, वो गुजरात, महाराष्ट्र को, बिहार को बड़ा फोकस किया गया है। इनमें से यूपी और गुजरात में तो चुनाव होना है अगले साल, और पंजाब भी बीजेपी की लिस्ट में है। कुल मिला के देखा जाए तो जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है,
हम लोग सुबह से बता चुके हैं कि काफ़ी इसके पीछे मेहनत की गई है, काफ़ी एक्सरसाइज किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है, जो काम करेंगे वही मंत्री रहेंगे, और बुजुर्गों की जगह नौजवान उनकी पसंद बनकर आए हैं और रिजल्ट सामने दिखाई पड़ेगा। इसमें मुझे कामराज योजना के बारे में मैंने बताया था कि कामराज ने जो प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू के सामने, उसमें 6 मंत्रियों को और 5 मुख्यमंत्रियों को हटाया गया था। ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था पंडित नेहरू के समय में। उससे बड़ा कदम मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का देख रहा हूँ। इतने बड़े पैमाने पर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने विदाई नहीं दी। इंदिरा गांधी भी करती थी छिटपुट, AP शर्मा उनके केंद्रीय विमानन मंत्री हुआ करते थे और शिपिंग मिनिस्टर हुआ करते थे, तो बड़ा मुश्किल से उनको हटाने के बारे में अचानक रात में फैसला हुआ, उनको रातों रात पंजाब का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। लेकिन 12 की संख्या है ना हटाए गए मंत्रियों की, ये बहुत बड़ी संख्या है। 12 नहीं हटाए जाते तो 35 जो नए मंत्री आए हैं उनके लिए अकोमोडेट करना मुश्किल होता है। और वो आप हमारे साथी लोग बता चुके हैं कि भाई 4 जो सीटें खाली हैं वो शायद इसमें क्षेत्रीय दलों के प्रति जो अभी तक जो बैलेंस नहीं था, सिर्फ एक मंत्री अभी तक इनके क्षेत्रीय दल जो साथी थे उसमें से बने हुए थे। बाकी सभी जगह JDU से कोई मंत्री नहीं था, अपना दल से कोई मंत्री नहीं था। इसी तरह रामविलास जी की जो पार्टी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, उससे भी कोई मंत्री नहीं था। तीनों दलों से ये तो बात आपने कही रॉय तपन भारती, ये इतना जो ये बोल्ड फैसला लिया गया है सुधीर मिश्रा जी कि इतने भारी भरकम मंत्रालय जिनके पास थे, 3-3, 4-4 मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, स्वास्थ्य मंत्रालय जिनके पास, शिक्षा मंत्रालय जिनके पास रहा, ये जो छुट्टी की गई है, ये क्या संदेश देने की कोशिश? मुझे लगता है कि जो पिछले कोविड के दौरान पिछले 1-1.5 साल में जो स्थितियां खराब हुई, और जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स की, खासतौर से हेल्थ मिनिस्ट्री और शिक्षा की, दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोनों के बारे में बहुत शिकायतें आ रही थी, और ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव होने वाले हैं, तो ये एक सोचा समझा और फैसला है, और ये एक तरह की ओवरहॉलिंग है पूरे। इसको तो हम इसको विस्तार ना कह के पुनर्गठन कहना चाहिए कि सरकार का पुनर्गठन किया गया है। और उसमें उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में जो लोग 7 लोग नए आए हैं, आप अगर उनके क्षेत्र को और उनकी जाति को देखें तो आपको समझ में आएगा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो राजनीति शुरू की थी, गैर दलित, गैर यादव बैकवर्ड और गैर जाटव दलित, जो उनकी फोकस जातियां हैं, और साथ में अपर कास्ट, तो उसके ऊपर जो उनका फोकस है और जो उनके ऊपर काम है, वो लगातार काम बन रहा है, वो लगातार काम चल रहा है। इसमें 2022 की तैयारियां भी हैं और 2024 की भी तैयारियां चल रही। इसमें साफ नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल का चुनाव देख रहे हैं, साथ में 2024 की तैयारियों को भी देख रहे हैं। जिस तरह के लोगों को चुना गया है, उसमें एक संकेत ये भी है कि उत्तर प्रदेश के भीतर वो नए नेता तैयार कर रहे हैं, वो नया नेतृत्व बनाने जा रहे हैं। इस बार जिस तरह कल्याण सिंह के जो करीबी हैं वर्मा जी, उनको लाना पहली ही बार में, राज्यसभा गए और उसके बाद उनको अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास का इलाका है वहां पे उनको लाए हैं। कौशल किशोर लखनऊ से आए हैं, जो कि ये आसी जाति से हैं। इस तरह से दूसरे नेता हैं, 2 कुर्मी नेता, कुर्मी यादव के पैरेलल जाति मानी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर की, उनकी संख्या भी लगभग उतनी ही है। यादवों में अखिलेश यादव का पकड़ ज्यादा मजबूत है, समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है। बिल्कुल, ये जो कास्ट बैलेंस की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो लोध हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, ये सब जगह ये और क्षेत्रीय बैलेंस का भी पूरा ध्यान इसमें रखा गया। इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, शंभुनाथ शुक्ला जी, आपका कमेंट मैं नहीं ले पाई, लेकिन अगर हम कहें सिलेक्शन का पैमाना क्या रहा, तो एक और तो परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन दूसरी ओर सोशल इंजीनियरिंग भी तो है। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग तो काफी हद तक कहना चाहिए उसे बराबर करने की कोशिश की गई है। खासतौर पे आप देखेंगे कि जैसे ओबीसी मंत्री, ओबीसी का जो परसेंटेज अभी आपके चैनल में बताया जा रहा था कि 27%, और एससी का भी वही 12 से 15 के बीच में है, एसटी का 8%, यानी जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है उसी के मुताबिक लगता है इस बार मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में लोगों को स्थान दिया हुआ है। इसके पहले होता यह था कि कुछ जो प्रभावी जातियां होती थी वही मंत्री बनती थी, बाकी सरकारी नौकरियों में कुछ भी हो, लेकिन आमतौर पर जो प्रभावी जातियां राजनीति में होती थी
या पार्टी विशेष में होती थी। हम कांग्रेस से शुरू करें तो कांग्रेस में जिन जातियों का प्रभाव था, खासतौर पे ब्राह्मणों का या कुछ दलितों की विशेष जातियों का या माइनॉरिटीज में एक जाति समुदाय का, तो उनका असर दिखता था। उसके बाद क्रमशः जैसे सरकारें बदलती गई उनका भी रिप्रेजेंटेशन घटता या बढ़ता रहा। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अगर उनको 27% रिजर्वेशन है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी 27% मिला है, या एसटी को कितना मिलना है वो भी उतना ही मिला है, या देखिए सभी को तवज्जो दी गई है। जो ये 27 ओबीसी चेहरे, 12 शेड्यूल कास्ट से, 8 एसटी से, महिलाएं भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो कुल मिलाकर ये एक बैलेंस्ड कैबिनेट बनाने की कोशिश। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला विस्तार और इसमें सहयोगी दलों को भी साधने की कोशिश की गई है। सीधे चलते हैं ब्रह्मप्रकाश दुबे के पास। ब्रह्मप्रकाश दुबे पशुपति पारस पहुंच गए हैं, वहां ढोल नगाड़े तो बज ही रहे थे। बिल्कुल मीमांसा जी, पशुपति कुमार पारस जी घर पहुंच गए हैं, तस्वीर में हम आपको दिखा सकते हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। बहुत बहुत बधाई पारस जी, क्या कहेंगे आज कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद? देखिए, मुझको बहुत बड़ी जवाबदेही मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और मैं तो स्टेट की राजनीति सब दिन से किया। 40 वर्ष से मैं बिहार विधानसभा का सदस्य था। बिहार में मैं 4 बार मंत्री भी बना। दिल्ली में पहली बार मैं लोकसभा का सदस्य हाजीपुर से चुनाव जीत के आया हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया और मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये मुझको भरोसा किया। दूसरा, मैं एहसानमंद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हाजीपुर की जनता को, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हाजीपुर में 77 से लेके और आज तक बड़े भैया हमारे रहे 19 तक, हाजीपुर के सांसद रहे, 11 या 10 बार वो चुनाव जीते, भारत सरकार के मंत्री बने, 6 प्रधानमंत्री के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और ऐसा संजोग देखिए, इसको ज़रूर आप लोग लिखिए, ऐसा संजोग देखिए कि हमारे बड़े भाई साहब जब अलौली से विधायक हुए थे पहली बार 69 में, जहाँ मेरा घर है, तो फिर 77 में वो हाजीपुर से सांसद हो गए। तो वो अलौली सीट जो खाली हुआ तो सभी लोगों की एक राय हुई कि पारस जी को ही टिकट दीजिए। तो मुझको कर्पूरी ठाकुर जी ने और चौधरी चरण सिंह ने टिकट दिया। मैं 77 में विधायक बना, आज से 44 वर्ष पूर्व। ऐसा संजोग देखिए कि जब बड़े भैया हाजीपुर को छोड़ दिए, राज्यसभा में चले गए, तो फिर मुझको ही वो अधिकृत किया कि तुम ही हाजीपुर से लड़ो, और मैं हाजीपुर से लड़ा, उनकी सेवा में मैं रहा और हाजीपुर से सांसद बना। हाजीपुर की जनता का स्नेह और प्यार की स्थिति में बना। और आज भी देखिए कैसा संजोग है, जो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज भी मुझको मौका मिला। उनके आशीर्वाद से जहाँ कहीं भी मेरे भाई भैया होंगे वो मुझको आशीर्वाद दिए। 5 जुलाई को उनका जन्मदिन था पटना में, हम लोगों ने धूमधाम से मनाया। उसी दिन मुझको खबर आया कि आप भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे। यार सुनो तो यार, बोलिए, प्रश्न पूछते हो तो सुनो, नहीं तो बंद करो। नहीं, बिल्कुल बोलिए। मैं यही पूछ रहा था कि जो काम किया रामविलास पासवान जी ने मंत्रालय में, उपभोक्ता मंत्रालय में, आप उस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि बड़े व्यापक स्तर पर उन्होंने देखिए, पासवान जी शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अक़लियत, ऊंची जाति के जो गरीब लोग थे, उनका सोच था कि हम मुख्य धारा में इसको जोड़ें। वो अपने भाषण के क्रम में कहते थे कि उस बगीचा का माली वही सबसे अच्छा होता है जिसके बगीचा में सभी तरह का फूल खिले, गुलाब का फूल भी खिले, अड़हुल का भी खिले, गेंदा का भी खिले। ये उनकी सोच थी। दूसरा, वो कहते थे, उनका शब्द मुझको याद है, वो कहते थे कि गरीब और अमीर में लड़ाई हो तो तुम गरीब को मदद करो, औरत और मर्द में झगड़ा हो तो तुम औरत को मदद करो, और हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो तो तुम मुसलमान को मदद करो। मतलब ये कहने का था कि तीनों निरी है, और सामंती लोग जैसे तुम मदद करो। ये पासवान जी का दिन था। उनकी जो सोच थी, उनका जो अरमान था गरीब, शोषित, दलित के बारे में, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अक्षर सा पालन करूँगा और मैं कहीं भी अपने सफेद कपड़ा पर दाग लगने नहीं दूंगा। आज बड़ा खुशी का अवसर है, बड़ा खुशी का अवसर है। आप मानते हैं ये अच्छा अवसर होता अगर चिराग आपके साथ होते? अच्छा अवसर होता है चिराग आपके साथ होते? आप मानते हैं खुशी का अवसर है? एक अंतिम सवाल, खुशी का अवसर है, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अच्छा होता है। चिराग के सवाल पर कुछ बोलना नहीं चाहते पशुपति? खुशी का मौका है, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी के लिए कि कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है और वो काम करेंगे। लेकिन जब पूछा गया चिराग पासवान के बारे में तो वो सवाल से थोड़ा कन्नी काटते हुए नजर आए। आलोक मेहता जी, ये तो आभार व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में जगह मिल गई, लेकिन चिराग पासवान तो धमकी दे रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी और वो कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। आलोक मेहता जी। जी देखिए, संसद की एक बाकायदा प्रक्रिया है। यदि पांचों सांसद एक पार्टी का पूरा उनकी तरफ हैं तो ये अदालत जरूर कुछ फैसला कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि केवल ये लड़ाई, कानूनी लड़ाई चलती रह सकती है। और जो दिखाई दे रहा है, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मंत्री नहीं बनाते। और जैसा इन्होंने कहा, इनका अपना प्रभाव हाजीपुर क्षेत्र में लगातार वो काम करते रहे हैं, इनके साथ में और सांसद भी हैं। तो ये हमारे मीडिया के लिए खबर चिराग हो सकते हैं भविष्य में तेजस्वी की तरह से, लेकिन देखिए सबसे कैसे आगे जाकर के क्या होगा। मैंने इसलिए कहा कि अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ करवट ले सकती है, महाराष्ट्र की राजनीति करवट ले सकती है, तो अभी हम इस पर निष्कर्ष न निकाले। और जैसा आपके संवाददाता कह रहे थे, अभी मंत्रिमंडल में आवश्यक नहीं कि पासवान जी का मंत्रालय इनको दिया जाए। अभी प्रधानमंत्री हो सकता है कुछ घंटे बाद या कुछ समय बाद ही तत्काल आ जाए या सुबह तक आ जाए। मंत्रियों का बंटवारा बहुत ही साइंटिफिक ढंग से जो प्रधानमंत्री ने सोचा होगा विचार विमर्श करके, वो सामने आने पर, और कोई शर्त नहीं रख सकता कि मुझे ये मंत्रालय मिलेगा। सब लोग अटकलें लगा रहे हैं, लेकिन ये उन पर छोड़ा गया है और ये पासवान ने भी छोड़ा है कि जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही उनको मंत्रालय मिलेगा। जी सुधीर मिश्रा जी, और जो बात आप पहले कह रहे थे कि इस कैबिनेट विस्तार में जो फोकस है उत्तर प्रदेश पर तो है ही, लेकिन गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र पर भी है। महाराष्ट्र में संभावना अभी भी टटोल रही है बीजेपी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान आ रहे हैं शिवसेना के नेताओं के, तो हो सकता है आने वाले वक्त में उनको भी जगह दे दी जाए मंत्रिमंडल में। सुधीर मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है। एक मिनट में सुन नहीं पाया था, फिर से बताएंगे। जी सुधीर मिश्रा जी, आप कह रहे थे कि गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी तो है ही जिस पर फोकस रहा है, जिन राज्यों को तवज्जो दी गई है इस मंत्रिमंडल में। अब गुजरात की बात करें तो जो गुजरात मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई कहीं ना कहीं, और गृह राज्य है ये प्रधानमंत्री का, अमित शाह भी वहीं से आते हैं, तो गुजरात का जो फोकस है एक तो उस पर मुझे कमेंट चाहिए था। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में अभी भी संभावना नजर आ रही है बीजेपी को, इसी वजह से वहां पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देखिए, गुजरात की जहां तक बात है, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो उसको थोड़ा सा उसको काफी लंबा हो गया है, काफी लंबे समय से बीजेपी की सरकार, और वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए, और कांग्रेस जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इमर्ज करती है, डाउन होती है, उसके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो अभी मंत्रिमंडल में नए मंत्री आए हैं, वो उस संतुलन को बनाने के लिए है। और महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र तो बिल्कुल एकदम संतुलन की स्थिति में है। कभी भी वहां पे बदलाव होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वहां पे 3 पार्टियों का अलायंस है जो सत्ता में है, और उनमें आपस में एक दूसरे को भी ब्लैकमेलिंग चलती है। तो ऐसी स्थिति में जी सुधीर जी, मैं आपको रोक रही हूँ, अनुप्रिया पटेल कुछ बोल रही हूँ उनकी बात से। दिया गया है तो ये कहा जा रहा है कि यूपी के चुनाव को भी नजर में रखा गया है, क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा? देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं 2014 से, और हम 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, और तीनों चुनाव के जो परिणाम रहे हैं अब तक, वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है, उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है, और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है, और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम
इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं और एक अच्छे सहयोगी के रूप में, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो में लेकर वो चर्चा हुई क्या पोर्टफोलियो? कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा, मैं उसे सीखने का, समझने का और उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगी। अनुप्रिया पटेल जो कि कुर्मी समुदाय से आती हैं और कह रही हैं हेल्थ पोर्टफोलियो पिछली बार मिला था और जो भी मिलेगा पोर्टफोलियो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम करेंगी। शमुना शुक्ला जी, अब ये अनुप्रिया पटेल का एक तो इंडक्शन और दूसरा हमने महिला फैक्टर की बात नहीं की, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा महिला 11 महिलाएं जिनको मंत्री पद दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? अनुप्रिया पटेल को सिर्फ महिला होने का कारण नहीं सोचा जा सकता। एक तो खैर वो एक बार ऑलरेडी स्वास्थ्य राज्य मंत्री रह चुकी हैं, दूसरे वो उत्तर प्रदेश की जिस बिरादरी से आती हैं वो बिरादरी काफी ताकतवर है, बौद्धिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, तीनों रूप से वो एक तरह से यादव के पैरेलल खड़ी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का यादवों का अधिकांश वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को जाता है, उत्तर प्रदेश में चुनौती भी समाजवादी पार्टी है। उससे निपटने के लिए कुर्मियों को और दूसरी ओबीसी कम्युनिटी हैं जैसे लोध को या और अन्य बिरादरियों को अपने साथ लाना भाजपा की एक मजबूरी है और इसी के तहत इनको लाया गया है। क्योंकि विधानसभा में भी इनकी स्थिति ठीक है, इनके पति भी वहाँ विधान परिषद के सदस्य हैं और इनका पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुर्मियों में काफी बड़ा असर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उस बांदा इलाके से लगे हुए बुंदेलखंड में भी इनका असर काफी है, कुर्मी वोट बैंक वहाँ बहुत है, इस वजह से इनको लिया गया है। और अनुभवी तो वही एक बार मंत्री भी रह चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से इनका चयन एक तरह से बेहतर ही कहा जाएगा। और ये मोदी सरकार का विजन है कि अब उनका किस तरह वो इस्तेमाल करेगी, उनको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। जी देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर भी अब कयास लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि सरप्राइज एलिमेंट जरूर मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी के जो डिसीजंस होते हैं, उनके जो फैसले होते हैं, वो बहुत ही कई बार चौंकाने वाले होते हैं। रॉय तपन भारती, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत से बड़े बड़े मंत्रालय, अब वो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, IT मंत्रालय, जिस तरह के हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया और सरकार के बीच जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है, अब और एक और कोरोना महामारी, उससे भी निपटना है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि दूसरी लहर में गवर्नेंस को लेकर बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अब किस तरह से अब ये पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रधानमंत्री मोदी के सामने। बिल्कुल चुनौती है और उसका वो जो उन्होंने होमवर्क किया है वो कुछ ही घंटों में, कुछ ही पल में पता चल जाएगा। देखिए, HRD मिनिस्ट्री से भी जो कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की छवि खराब करने के लिए जिम्मेदार थे, उनको हटाया जा चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री से कैबिनेट और राज्य मंत्री को हटाया गया है। इसी तरह HRD के अलावा लेबर मिनिस्ट्री से भी मंत्री को हटाया गया। ये बड़ा साहसिक फैसला है। तो 3 मंत्रालय तो ऐसे ही खाली हो गए। उसके बाद कुल 12 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया और 35 जो बने हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं उनकी रुचि के मुताबिक
या उनकी पढ़ाई लिखाई। अनुप्रिया पटेल के बारे में जब बात कर रही थी तो मेरा ध्यान जा रहा था कि युवा है, अभी मात्र 40 साल की उम्र है, लेकिन 40 साल की उम्र में काफी कुछ लगता है कि उन्होंने रॉय तपन भाटी आपको मैं रोक रही हूं। मेहनत के साथ, हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतरता हूं। सर लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। चलिए राजपन भारती, आप युवा नेताओं की बात कर रहे थे, अनुप्रिया पटेल भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, और कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा इनको भी उम्मीद जरूर की जा रही है, इतना इंतजार इन्होंने किया है। और मध्य प्रदेश में अगर फिर से सरकार बनी बीजेपी की, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इनाम मिल गया है, लेकिन बड़ा इनाम होगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की पृष्ठभूमि में वो तो कई पीढ़ियों से उनके यहाँ राजनीति हो रही है। उनके पिताजी माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के कार्यकाल में जिस तरह की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी, उनके बहन, उनकी बुआ, सबके सब राजनीतिज्ञ हैं और उस घराने का बहुत बड़ा अच्छा खासा प्रभाव है मध्य प्रदेश में। तो उन्हें भी कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। अब एचआरडी मिनिस्ट्री मिलती है या कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी वो देखने की बात है। मैं तो ये भी कयास लगा रहा हूँ कि जो बहुत सारे मंत्री अनेक विभागों, 2 या 3 विभागों के बोझ से लदे हुए थे, जिनमें से रेल मंत्री पीयूष गोयल जो हैं, उनके पास रेल मंत्रालय था, उसके बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। ये सब जो विभागों का बंटवारा होगा तो उसमें कई मंत्री बड़ी संख्या में, मोदी जी ने पहली बार 77 मंत्री बनाए हैं। ये पिछले कार्यकाल में भी इतनी संख्या में मंत्री नहीं थे। 77 एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति से वो काम चाहते हैं। दूसरी लहर में जो सरकार की छवि को नुकसान हुआ, उसमें उन्होंने जिन भी मंत्रियों को सजा देना है या बदलना है। आपको रोक रही हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट भी आ गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है सभी कोलीग्स हु हैव टेकन ओथ टुडे। तो जो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उन्होंने उन्हें बधाई दी है और उन्हें वो बेस्ट ऑफ लक भी कह रहे हैं कि आगे का जो उनका कार्यकाल रहे वो बहुत ही अच्छा रहे और हम इसी तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें और हम एक मजबूत, एक सशक्त भारत का निर्माण करें। ये उन्होंने ट्वीट किया है अभी। तो ये वहां की तस्वीर भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ट्वीट की है, जिसमें सारे जो मंत्री जो शामिल किए गए हैं, ये जैसे हम कह रहे हैं कि ये मोदी टीम 2.0 ये पूरी तरह से फिर बदल। देखिए, हम सोच रहे थे कि थोड़े बहुत बदलाव होंगे, कि घर में होता है कि थोड़े से नए बल्ब लगा दिए, फैन लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत कुछ बदल गया है इस नई टीम में। और ये जो नई टीम है, इसके पीछे सोच दरअसल ये है कि जो चुनावी राज्य हैं वहां पर भी जीत हासिल करनी है और रास्ता तैयार करना है 2024 का। और वही तैयारी नजर आ रही है इस नई टीम के जरिए, जिसमें कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ, कई का डिमोशन हुआ, कई लोगों की छुट्टी हो गई, 12 मंत्रियों को हटा दिया गया। वहीं जो नई टीम का गठन हुआ है उसमें हर राज्य का जो प्रतिनिधित्व है वो नजर आ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.